हेलो साथियों। अ, औषधियों का साइड इफ़ेक्ट हम सबको मालूम है और हम चाहते हैं कि बीमारी हो और वो ठीक हो जाए और उसका कोई दुष्प्रभाव भी ना हो, साइड इफ़ेक्ट भी ना हो। तो ऐसी थेरेपीज़ हमारे पास हैं जिनसे हम बिना दवाई लिए अपना ट्रीटमेंट खुद कर सकते हैं। ऐसी ही एक थेरेपी चिकित्सा पद्धति है हमारे पास, लाइट, ब्राइट लाइट, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। हम मनुष्य हैं और ज्योति स्वरूप कहलाते हैं, तो ज्योति ही हमारा उपचार भी है ना। आइए आज इसी संबंधित कुछ बातें करते हैं। प्रकाश ही जीवन है, अब यह मान्यता तथ्य के रूप में प्रकट और प्रत्यक्ष होती जा रही है और उस शास्त्रीय धारणा के सन्निकट पहुंचती जा रही है जिसमें कहा गया है कि जीव की मूल सत्ता यानी मूल आत्मा जो है ज्योति स्वरूप है। इतना ही नहीं, स्थूल उपादानों से निर्मित यह जड़ शरीर और जड़ पदार्थ भी उसी की अभिव्यक्तियां हैं, प्रकाश की अभिव्यक्तियां हैं। इन सबका अंतिम स्वरूप भी प्रकाशवान है। इसलिए विज्ञान यदि ये कहता है कि विभिन्न प्रकार की शारीरिक व्याधियां देह के आंतरिक प्रकाश के असंतुलन का परिणाम है। हाँ, विज्ञान कह रहा है कि विभिन्न प्रकार की शरीर में उत्पन्न होने वाली शारीरिक व्याधियां देह के आंतरिक प्रकाश के असंतुलन का ही परिणाम है। तो फिर ये भी जरूरी है कि उनका उपचार भी ज्योति स्वरूप ही हो। भारतीय अध्यात्म की यह शुरू से ही मान्यता रही है कि हर स्थूल के पीछे एक तेजवान सूक्ष्म है और यही सूक्ष्म उस स्थूल के चारों ओर आभा मंडल के रूप में बिखरा रहता है। योगी यतियों के मुखमंडल पर विराजमान दीप्तिवान कांति इसी की तो परिणति है। प्राण के क्षरण के साथ साथ यानी प्राण के धीरे धीरे हल्के होते जाने के साथ साथ इसकी तेजस्विता में कमी आती जाती है और यही कारण है कि सर्वसाधारण के चेहरे पर वह ओज, वह तेज नहीं दिखता जो दिखना चाहिए। इसकी एक ही वजह है कि वे प्रमादवश उस तेज बल का अपव्यय करते रहते हैं। इससे उनका प्रकाश शरीर कमज़ोर पड़ता जाता है और दुर्बल बनता जाता है और प्रकाश शरीर के दुर्बल बनने से उसका गोचर रूप स्थूल शरीर भी शक्तिहीन बनने लगता है। अशक्तता रोग की जननी है, इसलिए काया बीमार पड़ जाती है और तरह तरह की व्याधियों से ग्रस्त हो जाती है। यह बीमारी का एक पहलू हुआ। इसका दूसरा पक्ष ये है कि अव्यवस्थित दिनचर्या और असंयमित जीवन के कारण देह के भीतर का प्रकाश घटक असंतुलित और अस्त व्यस्त हो जाता है। यह असंतुलन रोगों को निमंत्रण देता है। इस प्रकार शरीर के अंदर चाहे प्रकाश तत्व की हीनता हो, क्षीणता हो या उसकी अस्त व्यस्तता हो, ये स्थितियाँ रोग का कारण बनती हैं। प्रकाश का जीव जगत और वनस्पति जगत से क्या संबंध है? इस संदर्भ में पहली बार गहन अध्ययन डॉक्टर जॉन ऑट ने किया था। उन्होंने ही ये सर्वप्रथम बताया था कि प्रकाश वर्णक्रम यानी स्पेक्ट्रम का हर हिस्सा पोषण की दृष्टि से अपने में एक ऐसी कुंजी संजोए हुए है कि जो हमारे लिए विशेष प्रकार के विकास और बुद्धि के लिए जिम्मेदार है। उनके अनुसंधान से ये स्पष्ट हो गया है
कि मानव शरीर एक जीवंत प्रकाश कोश है जो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग ऐसे मूलभूत तत्व के रूप में करता है, ऑटोमेटिक अपने आप करता है, जिससे उसकी वृद्धि, विकास, सक्रियता और स्वस्थता क्षुण्ण रह सके। फोटोबायोलॉजी के क्षेत्र में मनुष्यों, पशुओं और वनस्पतियों के संबंध में डॉक्टर जॉन ऑट की यह शोध मील का पत्थर साबित हुई है। इससे प्रकाश के संबंध में इसी से प्रेरणा लेकर अनेक वैज्ञानिक इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं और नित नए तथ्यों का उद्घाटन भी हो रहा है। अब से पहले तक इसे सभी जानते थे कि प्रकाश जीवन के लिए आवश्यक है, परंतु वह क्यों और किस प्रकार उपयोगी है, इस संबंध में कोई उल्लेख से जानकारी विज्ञान के पास नहीं थी। पेड़ पौधों के बारे में इतना पता था कि वे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन तैयार करते हैं। फोटोसिंथेसिस की क्रिया दिन के उजाले में ही संभव है, रात के अंधेरे में कदापि नहीं। किंतु अब यह मालूम हो चुका है कि ज्ञान के प्रकाश की वास्तविक भूमिका की तुलना में ये थोड़ा सा ज्ञान कितना नगण्य था। मूर्धन्य वैज्ञानिक जैकब लिबरमैन ने लाइट मेडिसिन ऑफ द फ्यूचर अपनी बुक में इस बात की चर्चा की है कि मानव शरीर का पोषण दो तरीके से होता है। एक तो सीधे सूर्य के प्रकाश के माध्यम से तथा दूसरा खाद्यान्नों, जल और वायु से। पहली स्थिति में मनुष्य जब रोशनी के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है तो उसकी किरणों से संपूर्ण शरीर में उद्दीपन आरंभ हो जाता है और जहाँ जितनी एवं जिस प्रकार की किरणों की आवश्यकता होती है वहाँ से वो किरणें उस वांछित परिमाण में अवशोषित हो जाती हैं और इससे शरीर स्वस्थ बना रहता है और आदमी सक्रिय रहता है। दूसरी अवस्था में जितने भी प्राकृतिक एवं खेतों में उगने वाले आहार हैं उन सभी में सूर्य ऊर्जा प्रचुर मात्रा में संग्रहित होती है। वे खाद्यान्न अपने जीवन काल पर्यंत ऊर्जा का अवशोषण कर लेते हैं। बाद में मानव जब उन्हें भोजन के रूप में ग्रहण करता है तो उन खाद्यान्नों के स्थूल हिस्से से काया के स्थूल भाग का पोषण होता है एवं उसको सन्निहित प्रकाश ऊर्जा द्वारा उसके प्रकाश शरीर यानी तेजस शरीर को पुष्टि मिलती है। खाद्य पदार्थों में प्रकाश तत्व उतनी मात्रा में नहीं होते जितने से अंग और अवयवों की भली भांति परिपोषण हो सके। इसलिए वैज्ञानिक लिबरमैन सुबह के प्रकाश और प्रातःकाल की धूप से सेवन का परामर्श देते हैं, जिससे कि प्रकाश तत्व की कमी की जो पूर्ति हो सके। धूप से स्नान की परिपाटी विकसित करने वाले संभवतः शरीर की सूक्ष्मतम संरचना से और प्रकाश के स्वास्थ्यवर्धक गुणों से परिचित रहे होंगे, तभी तो उन्होंने यह उपाय सुझाया। आज उसी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं देने के कारण हम बीमार पड़ते हैं और दुख भोगते हैं। जैकब लिबरमैन लिखते हैं कि शरीर में प्रकाश तत्व ही की कमी से अथवा रोशनी की प्रत्यक्ष अनुपस्थिति से होने वाली दोनों प्रकार की दशाएं देह और मन को जड़ता की ओर ले जाती हैं। मन के निश्चेष्ट होने से क्या होता है, मन सुस्त हो जाता है, आइडल अनअचीव होने से दमित इच्छाएं, वासनाएं उभरने लगती हैं और उनसे वो व्यक्ति परेशान हो जाता है। इस दुखद परिस्थिति को टालने के लिए जब यह पुनः उन्हें दबाने का प्रयास करता है तो द्वंद्व पैदा होता है और फिर वह अवसाद में, तनाव में धकेल दिया जाता है। निश्चय ही प्रातः का उजाला हमें स्फूर्ति देता है, उल्लास देता है, चैतन्यता और सक्रियता प्रदान करता है। रात की अंधेरी मिश्रा में तो सारी धरती आलस्य, निद्रा और निरानंद की ओर चली जाती है। अब यह दार्शनिक सत्य वैज्ञानिक तथ्य बन चुका है। डॉक्टर जेन किम सनलाइट पुस्तक में लिखते हैं कि जब कोई व्यक्ति सूर्य प्रकाश के सामने आता है तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रिया संबंधी परिवर्तन घटते हैं, जैसे कि उसको रेस्टिंग पल्स
तथा श्वसन दर उसका घट जाता है और ब्लड प्रेशर बैलेंस्ड हो जाता है। ब्लड में शुगर लेवल और लैक्टिक एसिड की मात्रा कम हो जाती है, एनर्जी बढ़ती है, सहन शक्ति बढ़ती है और इसके साथ ही उस व्यक्ति में कुछ हार्मोन्स के चेंज भी होते हैं, ऐसा भी देखा गया है। सूर्य के प्रकाश के सेवन द्वारा व्यक्ति के अंदर प्रसन्नता, क्रियाशीलता आती है। रात्रिकालीन अंधकार की प्रतिक्रिया इससे ठीक उल्टी है। उससे संपूर्ण अंतःस्रावी ग्रंथि तंत्र प्रभावित होते हैं, जिसकी वजह से रक्त में कुछ ऐसे सिक्रेशन होते हैं जो मन में, तन में शिथिलता, मन में अनुत्साह पैदा करते हैं, जो आदमी को स्वभावतः विश्राम और मन में विश्राम करने की ओर और सोने की ओर प्रेरित करते हैं। कदाचित इस कारण से रात में सोते समय लोग प्राय बत्ती बुझा देना पसंद करते हैं, ताकि शरीर फिजियोलॉजी, हमारे शरीर की जो भौतिकता है ना, वो प्रकाश उसको प्रभावित ना कर सके और अधिक सुखपूर्वक नींद आ सके। अब यह पूर्णतः साबित हो चुका है कि हर जीवधारी नियमित रूप से प्रकाश ग्रहण करता और विसर्जन भी करता है। प्रख्यात जर्मन रसायन शास्त्री और भौतिक विज्ञानी फ्रिट्ज अल्बर्ट प्रोप ने अपने परीक्षणों द्वारा साबित करके दिखाया है कि किस प्रकार शरीर का प्रत्येक जीव कोश रोशनी विकीर्ण करता है, अर्थात लाइट का रेडिएशन करता रहता है, हर जीवधारी। उन्होंने इन प्रकाश कणों को बायोफोटोन का नाम दिया। उनका कहना है कि ये किरणें अल्ट्रावायलेट से लेकर इंफ्रारेड तक का संपूर्ण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम स्वयं में धारण किए रहती हैं। उनकी तीव्रता बदलती रहती है। इसका कारण बताते हुए कहते हैं कि यह वस्तुतः उस समय सेल्स के भीतर में हो रही बायोकेमिकल रिएक्शंस का रिजल्ट होता है। सेल्स के विकास यानी सेल डिवीजन जो होता है, उसके दौरान इस तीव्रता को सबसे अधिक उच्च बिंदु पर देखा गया है। क्षरण और ग्रहण ये प्रकृति का निश्चित नियम है। माताएं और गायें अपने बच्चों के लिए दूध लुटाती हैं तो उसकी स्वतः पूर्ति होती रहती है। रक्तदान करने वालों का रक्त कभी घटता नहीं, आहार द्वारा अपने आप में पूरा हो जाता है। भेड़ें हर वर्ष ऊन देती हैं, परंतु उन्हें ऊन की कमी नहीं होती है। उसी प्रकार बाल्यावस्था में जब सेल डिवीजन और डेवलपमेंट अपने चरम शिखर पर होता है, तो उस दौरान अंतः प्रकाश का उत्सर्जन भी बड़े पैमाने पर होता रहता है। इसे फ्रिट्ज अल्बर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से प्रमाणित करके दिखा दिया है। वे कहते हैं कि प्रकृति की ये कैसी निपुण व्यवस्था है कि जब जीवन तत्व का सर्वाधिक ह्रास होता है, उस बचपन में बालक अधिकांश समय बाहर ही खेलते रहते हैं। इस प्रकार वे उत्सर्जित ऊर्जा की स्वाभाविक पूर्ति प्रकाश द्वारा करते रहते हैं। आज स्थिति बदल गई है। बचपन बीतने के साथ साथ बनावटी जीवन शुरू होता है और उसके शुरू होते ही इस क्रम में व्यतिक्रम आ जाता है। फलस्वरूप उसमें प्रकाश ऊर्जा की कमी पड़ने लगती है, जो रोगों का निमित्त कारण बनती है। आज तो सूर्य का प्रकाश बहुत जगह तो महीनों देखने को नहीं मिलता। जीवन शैली ऐसी बन गई है तो वैसी ही बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। प्रकाश में 7 वर्ण है, सप्तवर्णीय है प्रकाश। सूर्य का प्रकाश 7 रंगों वाला। 7 रंगों का अपना अपना अलग अलग प्रभाव और स्वभाव है। कलर थेरेपी आज बहुत विकसित हो चुकी है और इन रंगों की कमी और अधिकता से शरीर में और मन में अलग अलग परिणाम प्रकट होने लगते हैं। कोई रंग क्रोध, कोई प्रसन्नता, कोई शांति, तो कोई स्थिरता के लिए जिम्मेदार है। जब तक इन 7 रंगों को आनुपातिक संतुलन में न रखा जाए, यानी प्रोपोर्शनल बैलेंस जरूरी है। भीतरी प्रकाश में ये जरूरी है और जब ये रंग सारे प्रोपोर्शनल बैलेंस में रहते हैं तो हमारा भीतर का प्रकाश व्यवस्थित संतुलन में रहता है। जब तक हमारा
और तब तक ही हमारा व्यक्तित्व संतुलित रहता है और शरीर और मन स्वस्थ रहता है। किंतु उस संतुलन के गड़बड़ाने से मन और शरीर लड़खड़ाने लग जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी समग्र सत्ता कायिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक इन सब का पोषण हमें प्रकाश से ही मिलता है। जब पोषण देने वाला पोषक ही विकारग्रस्त होगा तो फिर अस्तित्व के विभिन्न स्तरों पर उसका कुप्रभाव तो पड़ेगा ही। शरीर हमारा पंच तत्वों द्वारा बना है। इन तत्वों के अपने अपने प्रतिनिधि रंग हैं। पृथ्वी तत्व का रंग लाल, जल का सिंदूरी, वायु तत्व का रंग अरुण यानी उगते सूर्य जैसा, आकाश का धुएं जैसा तथा अग्नि तत्व का रंग नीला है। ये ही रंग 6 चक्रों में क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये 6 चक्रों के सहस्त्रार चक्र का ये क्रमशः यही रंग है। जब इन प्रकाश वर्णों में से कोई भी रंग हावी हो उठता है कभी कभी और उस तत्व की प्रधानता प्रबलता काया में बढ़ जाती है और उसके लक्षण शरीर में प्रकट होने लगते हैं, इसके कारण उस रंग से संबंधित और उसके लक्षण देखकर वो पता चलता है कि कौन सा चक्र हमारा उससे कुप्रभावित हो रहा है, जो अपने से संबद्ध ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों को उद्दीप्त एवं उत्तेजित करना आरंभ कर देता है। बिना परिमार्जन और परिष्कार किए हुए इन चक्रों को उत्तेजित करना आरंभ कर देता है, क्योंकि उससे मुक्त होने वाली ऊर्जा का उद्दीपन हानिकारक हो सकता है। ऊर्जा को बर्दाश्त करने की शक्ति शुद्धि रहित अंग अवयवों में नहीं होती है, क्योंकि बीमार पहले हो चुके हैं वो अंग और अवयव, तो उनमें वो उस प्रकार की शक्ति नहीं रहती है। ऐसे में व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तकलीफ़ें हो सकती हैं। इस स्थिति में विशेषज्ञ क्या करते हैं, शरीर में स्थित प्रकाश किरणों को फिर से व्यवस्थित करते हैं और पंच तत्वों और चक्रों के क्रियाकलापों को सुव्यवस्थित करने के लिए प्रकारांतर से समग्र स्वच्छता प्रदान करने की उस प्रकार की सलाह देते हैं। अब प्रश्न ये है कि अपने आंतरिक प्रकाश की अस्त व्यस्तता को दूर कैसे किया जाए और उसकी अव्यवस्था द्वारा आरोग्य लाभ प्राप्त करने का क्या उपाय है। आचार्यों ने इसके कई तरीके बताए हैं। उनमें से एक यह है कि प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य के आगे गीले शरीर, भीगे चेहरे के साथ बैठा जाए। कुछ क्षण अरुणोदय के मतलब सूर्य के उस उगते हुए प्रकाश को एकटक निहार कर आंखें बंद कर लेने से और ध्यान में सूर्योदय की मानसिक कल्पना की जाए। बाहर प्रत्यक्ष सूर्य और भीतर में उसकी कल्पना, इससे सूर्य रश्मियाँ सहज ही बॉडी द्वारा अवशोषित होकर अंदर जाती हैं। गीले शरीर में यह कार्य अधिक सहजता से सफलतापूर्वक संपन्न होता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य विकल्प ये भी है कि कहीं भी कभी भी दिन या रात में कभी भी बैठकर उगते हुए सूर्य का ध्यान किया जाए। इससे भी वही लाभ मिलेंगे। एक तरीका रंगों के ध्यान का है, किंतु इसके लिए कलर थेरेपी का अच्छा ज्ञान होना जरूरी है। क्रोमोलॉजी का ज्ञान होगा तभी हमें पता चलेगा कि शरीर में कहाँ किस रंग की कितनी कमी है या कितनी अधिकता है, किस रंग की न्यूनाधिकता से कौन सा रोग कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे समाप्त होता है, आदि आदि। इसी के अनुसार उन वर्णों की किरणें लेने का, उनका ध्यान करने का अथवा उन्हीं रंगों से उपचारित जल का सेवन करने से जो अवशिष्ट चीज़ें रह जाती हैं, कुछ कमी रह जाती है, उस अभिष्ट की पूर्ति हो सकती है। लेकिन इन सबको कोई सुयोग्य जानकार ही बता सकता है। अतः किसी सुयोग्य रंग चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। डॉक्टर मैब्रियल
काउसेंस ने स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन एंड द रेनबो डाइट नाम की पुस्तक में एक अन्य उपाय बताया है। उनका कथन है कि साग सब्जियों में वास्तव में प्रकाश का घनीभूत रूप होता है। भिन्न भिन्न रंगों वाली सब्जियों में जो रंग बहुतायत से होता है उन सब्जियों का उस रंग का ही प्रभाव होता है। सब्जियां और फूल जिस रंग के होते हैं वे उसी रंग की किरणों को सूर्य के प्रकाश से आकर्षित और अवशोषित करते हैं। उन्हें खाने पर उस रंग की पूर्ति शरीर में आसानी से हो जाती है। डॉक्टर काउसेंस कहते हैं कि भोजन के अलग अलग रंगों का संबंध चक्रों से, ग्रंथियों से और अन्य शारीरिक अंग और अवयवों के साथ अवश्य है। विशिष्ट वर्ण वाला शाक या फल खाने से उस रंग से संबंधित अंग उपांगों को संतुलित नियंत्रित किया जा सकता है। इससे तत्संबंधी रोगों का शमन सफलतापूर्वक हो जाता है। डॉक्टर गैब्रियल का कहना है कि रंग और भावनाओं में विज्ञान की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। दोनों का वेवलेंथ एक समान है। किसका? रंग और भावनाओं का। इसे एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं। जैसे जो लाल रंग है वो क्रोध के लिए उत्तरदायी होता है। क्रोध एक मानवीय भावना है जिसकी वेवलेंथ लाल रंग की वेवलेंथ के बराबर होती है। लाल रंग की कमी यदि शरीर में हो जाए तो व्यक्ति दब्बू, डरपोक, कायर, परिस्थिति के आगे घुटने टेक देने वाला, संघर्ष ना करने वाला और कमज़ोर मन वाला हो जाता है। अतः उसमें लाल रंग की डेफिशिएंसी के प्रति उसकी पूर्ति करने हेतु उसे ऐसे वातावरण रखना ही काफ़ी होगा जहाँ निर्भीक दुस्साहसिक प्रसंगों की नियमित चर्चा होती हो। इससे उसे वही तरंगें प्राप्त हो जाएंगी जो लाल रंग से मिलती। इस प्रकार प्रत्यक्ष लाल रंग की कमी यहाँ तत्संबंधी भावनात्मक पोषण से पूरी कर ली जाती है। ये लाल रंग का तो उदाहरण दिया, ऐसे ही हर रंग और भावनाएं उनसे संबंधित जो है उनका आपस में वेवलेंथ बराबर होता है, संबंधित होते हैं एक दूसरे से। इतना ही नहीं, मनुष्यों के बीच का पारस्परिक प्रभाव एवं हमारी शारीरिक क्रियाएं, ये सभी तरंग जनित प्रकृति की अर्थात किसी न किसी रंग वाली तरंग की होती हैं। इन तरंगों में से प्रत्येक का पृथक पृथक प्रभाव हमारी मनोदशा पर, व्यवहार पर और शरीर की क्रियाओं पर पड़ता है। इनमें से किन किन रंगों को ग्रहण करने की किस किस व्यक्ति में कैसी कैसी सामर्थ्य है, इस आधार पर यह आसानी से जाना जा सकता है कि शेष किन तरंगों के प्रति वह अग्रहणशील है, उदासीन है। उन तरंगों की आपूर्ति करने पर वह बाकी की दूसरी तरंगों के साथ मिलकर 7 रंग वाले पोषक संतुलित रेनबो डाइट को उपयोग करके स्वस्थ हो जाता है। और यही तो पुस्तक में है कि क्या कहा पुस्तक में उन्होंने? पुस्तक का नाम ही है स्पिरिचुअल न्यूट्रिशन एंड द रेनबो डाइट, है ना। तो उस पुस्तक में उन्होंने ये सारा का सारा वर्णन किया है और धीरे धीरे उस व्यक्ति का जो है व्यक्तित्व के मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक हर स्तर को पोषण मिलता है और स्थूल देह की भी परिपुष्टि होती है और फिर बीमारी दूर हो जाती है, स्वास्थ्य प्राप्त हो जाता है। हम प्रकाशवान हैं, हमारा संपूर्ण अस्तित्व प्रकाश युक्त है, किंतु हमारे अंदर के कल्मश उस प्रकाश को अभिव्यक्त नहीं होने देते और उसको दोषपूर्ण आवरण से ढक देते हैं। उस आवरण के प्रभाव में आकर भौतिक काया रुग्ण बनती है, दुख संताप भोगती है। जब आत्म परिष्कार करके हम बिल्कुल निर्दोष और निर्विकार स्थिति में पहुंचते हैं तब वह दिव्य प्रकाश प्रकट होकर हमारी संपूर्ण सत्ता को ओतप्रोत कर देता है। यही हमारा वास्तविक अस्तित्व है। इसे चेतना या आत्मा का प्रकाश भी कहते हैं। समग्र यानी अल्टीमेट हेल्थ, समग्र स्वास्थ्य की दृष्टि से यह एक आदर्श व्यवस्था है जो कुदरत ने हमारे लिए की है और हम उससे जैसे ही हटते हैं वैसे ही हम उसका दुष्परिणाम भोगते हैं। इसलिए आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार का प्रकाश हमारे लिए मतलब मननीय है, चिंतनीय है और लेने योग्य है, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं।